प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर आजम बनने के बाद पहली बार शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर तनकीद। मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को ठहरा दिया। क्या शहबाज शरीफ भी इमरान खान की हुकूमत पर महंगाई का मलबा गिराकर पतली गली से निकलना चाहते हैं? सब्सिडी से पाकिस्तान के अरबों रुपए साबिक हुकूमत ने हड़प लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इल्जाम, हुकूमत इमरान खान दौर में शुगर सब्सिडी स्कैंडल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 4 लोगों ने बंद कमरे में साजिश की, मुझे नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सरगोदा जलसे में खिताब, वो 4 लोग कौन हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बेरहम सैलाबी रेलों से मुल्क के बेशतर हिस्सों में तबाही जारी, आलूदा पानी से मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियां फैलना शुरू। सैलाब के साथ साथ हुकूमत को सेहत का चैलेंज भी दरपेश। दूसरी जानिब अवाम भी सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। खैबर पख्तूनख्वा के एक मैकेनिक की अपनी मदद आपके तहत पुल बनाकर 500 अफराद की जान बचाने की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको खुशामदीद कहेंगे। एंड प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया इन ज़ुबैर साहब का। वो नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा के स्पोक्स पर्सन भी हैं जी। तो हमारी तो कोशिश रहती है कि ज़ुबैर साहब को अक्सर हम अपने शो में लें, तो लेकिन ज़ुबैर साहब भी बाज़ दफ़ा लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं। तो आज बड़े दिनों बाद आज हमारे हत्थे लगे हैं थोड़े से, तो आज बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो हम चाह रहे थे उन पर इनसे बात कीजिए। मेरा ख्याल है वहीं से ही हम टाइम ज़ाया किए बगैर ज़ुबैर साहब की तरफ उसमें चले जाते हैं। और ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। असल में आज हमें आपकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ गई जो कि अगेन अक्सर पड़ती रहती है सर, कि आज हमने शहबाज शरीफ साहब को सुना है कि पहली दफ़ा, जो मेरी असेसमेंट है सर, ये पिछले जब से वज़ीर आज़म बने अप्रैल 11 से, आज पहली दफ़ा उन्होंने बड़ा आके इमरान खान साहब पे सख्त अटैक किया, जो पहले नहीं कर रहे थे, पहले इग्नोर कर रहे थे, बड़ी सॉफ्ट बातें हो रही थी। आज बड़ा वो कहते हैं ना फुल थ्रॉटल उन्होंने दिया है, जो उनकी तबीयत का पहले 4 महीने हिस्सा नहीं था। इसकी वजह यह है कि IMF का बेल आउट पैकेज मिल गया है, लिहाजा वो कंफर्टेबल हैं कि अब खान साहब जो हमारी डील भी ख़राब नहीं कर सकते, इकानमी भी हम ठीक कर लेंगे। लिहाजा ये टाइम आ गया है कि खान साहब को भी उन्हीं की ही टोन, टेनर और स्टाइल में जवाब दिया जाए, या कुछ और इसके पीछे रीजन हैं सर? नहीं, काफ़ी चीज़ें, मिक्स ऑफ एवरीथिंग जो आपने बात की है। जाहिर है हमारे सियासी हरीफ जो हैं वो तो इमरान खान साहब और PTI है, और ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरिम पीरियड चल रहा है, सबको पता है, बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। अब वो कब होते हैं, अगर वो ज़्यादा अगर वक्त पर भी होते हैं, असेंबली कंप्लीट करती है, तो वो फिर इसका मतलब है अगले साल तकरीबन 11-12 महीने रहते हैं। तो 11-12 महीने तो काउंटडाउन शुरू वैसे भी हो जाता है 5 साल का टेन्योर का, और आप सियासत उस हवाले से भी देख के करते हैं कि जी आपने अपने सियासी हरीफ को मात देनी है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है फिर बयानात भी देने पड़ते हैं। और खान साहब तो जाहिर है भरपूर हमले करते हैं, तोपें चलाते हैं, तो उनका कभी ना कभी तो जवाब देना ज़रूरी बनता है। तो डिफरेंट लेवल्स पर जवाब तो देते रहते हैं खान साहब की तनकीद का। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है फोकस कर रहे थे ज़्यादा अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इसका IMF के एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक है। IMF तो एक पहली कड़ी है। अब ये इससे ऐसे लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए कि जी सब ज़बरदस्त हो जाएगा या हो गया है। ज़ाहिर है तो मुश्किलात हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो एक प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। चैलेंजेस हैं, हुकूमत कोई भी हुकूमत हो और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड हो, उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो महंगाई होती है, और वो इस वक्त हम कन्फ्रंट कर रहे हैं बहुत सीरियसली। और जाहिर है अब कैसे कह सकते हैं इतनी ज़्यादा महंगाई में कि वज़ीर आज़म कंफर्टेबल होंगे कि जी अब मईशत ठीक हो गई है। अच्छा सर, आपने कहा IMF की, आपने कहा कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसके पीछे सवाल पूछा, तो मेरी राय है, आप साहब ज़रा डिफ़र कर सकते हैं, कि 4 महीनों में हुकूमत की कोशिश थी और शहबाज शरीफ साहब की भी, दीगर लोगों की, कि इमरान खान साहब को टच नहीं कर रहे थे, कर भी रहे थे बड़ा पोलाइटली, सॉफ्टली, जो एक वज़ीर आज़म का एक उसके ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी होती है। वो अपने डेकोरम अपना मेंटेन करना चाह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म होकर कोई ऐसी बात ना कहूँ कि लोगों को आके लगे। ऑलरेडी बहुत सारी तनकीद उन पर हो रही थी। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि जब यहाँ पॉलिटिकली तौर पर इंस्टेबिलिटी थी, तो ये सूट नहीं करती हुकूमतों को कि अपने पोजीशन के साथ वो अपने सींग गड़ा लें, IMF से बेल आउट भी ले रहे हैं, दुनिया भर में भी जा रहे हैं।
तो ये सिर्फ यहाँ 48 घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि ये वो शहबाज शरीफ साहब लग ही नहीं रहे। अब उन्हें पता चल गया है कि IMF के साथ डील भी होगी, रुपीज़ वगैरह एंड प्रॉब्लम, अब आप फॉरेन फंडिंग भी आना शुरू हो जाएगी, आपको बायलैटरल या आपके लोन्स वगैरह जो हैं, एड है, वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। साहब मैं आपको सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, IMF डील वाज नेवर इन डाउट। IMF की डील, एक तो IMF के साथ पाकिस्तान को पहली दफा ये सर आपने बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, अब पेट्रोल बढ़ाए, आपने पता नहीं लोगों पे चार्जेस लगाए, ये कह के जनाब कि IMF की ये है कंडीशनैलिटीज हैं। आप सर जी अब आप कह रहे हैं ये तो डील, ये तो कोई मसला नहीं था, यूं बस नहीं का काम था सर। नहीं क्लासा साहब, मेरा कहने का मतलब आपने खुद कह दिया कि जो IMF की जो डिमांड्स थी वो तो हम पूरी करने के लिए तैयार थे। जाहिर है कुछ बहस होती थी, लेकिन अगर उनको इस पर पाकिस्तान को फोर्स करना था तो उन्होंने कर दिया जी, पेट्रोल इतना बढ़ाएं और बिजली इतनी बढ़ाएं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो सब हम जब कर रहे थे, पाकिस्तान ऑलरेडी कोई नया प्रोग्राम तो नहीं शुरू कर रहा था। एक IMF प्रोग्राम हमने पहले नेगोशिएट किया था 2019 में, वो फिर बीच में रुक गया था बिकॉज ऑफ कोविड, और फिर उसके बाद दोबारा 2021 में दोबारा शुरू हो गया था जब शौकत तरीन वजीर खजाना थे, और लेकिन वो फरवरी में फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो रुक गया। और फिर हमें जाहिर है एक नई हुकूमत के साथ IMF चाहती है कि जी वो उनको अंडरस्टैंड करें कि जी हमारी क्या तरजीहात है, हम क्या करना चाहते हैं। पिछली हुकूमत का तो उनको पता था, तो इस वजह से वो जो नेगोशिएशन थे वो थोड़ा अरसा उसको लगा। और दूसरी बात ये थी कि जून में बजट भी आ रहा था, उस IMF की डिमांड थी कि बजट में आप ये चीजें करें। तो हमने तो IMF की, हमें क्यों यकीन था, क्योंकि हम IMF की हर डिमांड पूरी कर रहे थे और हर डिमांड पूरी की है। तो जब IMF की हर डिमांड पूरी की है तो एक बैंकर को अगर आप उससे पैसे लेने जाएं और आप उसकी हर डिमांड पूरी करें तो वो तो उसका तो काम ही ये है कि फाइनेंसिंग करना। IMF को तो और कोई काम नहीं। हम ये इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे थे कि एकदम से तब्दीली तो नजर आई है ना, शहबाज शरीफ एकदम जलाली तबीयत में आ गए हैं। इससे पहले तो वो बिल्कुल नेशनल मंडेला हो सकता है। मेरी वजह से सुन लें, इससे पहले जो है वो पहले बड़ा मुफाहमती किस्म का उनका रवैया था, बड़ा ठंडा था, एक स्टेट्समैन जो कि ये डे टू डे की पैटी पॉलिटिक्स में नहीं है और वो सबको साथ लेके जाना चाह रहा है, इस टाइप का था। तो एकदम से जब ये जलाल उनका नज़र आया है तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमें लगता है कि वो क्योंकि इमरान खान इतनी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसका नज़र आ रहा है कि पजीराई भी हो रही है, उनके जलसे भी बड़े हो रहे हैं, बाई इलेक्शन भी वो जीत रहे हैं। और दूसरा ये कि इससे पहले क्योंकि हालात महंगाई के और मसाइल इतने ज़्यादा हैं जो कि आपने जानते बूझते ही गवर्नमेंट ज़ाहिर है जब ली तो ये पता था, और आप जैसे लोग तो कई दफ़ा ये कहते भी सुनते नज़र आए थे कि यार ऐसे हालात में हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और जब ले ली और मुश्किलात में पड़ गए तो आसान था, कन्वीनियंट था कि आपके लेवल के लोग, मिफ्ता के लेवल के लोग, बड़ी मुश्किल है इसको जस्टिफाई करना, महंगाई को, पेट्रोल को, गैस को, बिजली को, तो वो था। अब शायद उनको खुद जरूरत पड़ गई है कि इसको एक्सप्लेन करें। Am I right? Am I thinking on the right lines? जी आपका ऑलमोस्ट ऑन द राइट लाइन है। एक तो ये देखिए आपने बाय इलेक्शन वगैरह का भी जिक्र किया कि एक तो हमारे वो सियासी हरीफ हैं और वो इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इमरान खान, तो एक तो ये हमारे ऊपर और वजीर आजम पर भी प्रेशर था कि वो रिस्पॉन्ड करें और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि पॉइंट ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से या जो भी रीजन हो उनको पजीराई मिल रही थी। और वो पंजाब के बाय इलेक्शन में पहले उन्होंने कामयाबी हासिल की, कराची के बाय इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल की, जिसकी बहुत ही अजीब सा सिचुएशन थी कि PTI का कैंडिडेट जो था वो सबको कह रहा था कि मैं तो असेंबली में जाऊंगा भी नहीं, और फिर भी वो जीत गया डबल वोट से ज्यादा से। वो जाहिर सी बात है, तो हमारे लिए इस चीज को रियलाइज करना कि पॉलिटिकली हम हुकूमत में तो बैठे हैं इंटरिम सेटअप के, जो भी वजूहात हों, कुछ लोगों को था कि जी हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अब तो हम आ गए हैं। अब आ गए हमने इसलिए तो नहीं आए कि हम अगला इलेक्शन हार जाएं। मजीद जो जुबैर हम समझना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में पिछले काफ़ी महीनों से कुछ तजादात नज़र आते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिफ्ता साहब के मतलब जो है ना, कुछ लोग जो है उनके हक में, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ में, और यहाँ तक भी ये भी इल्ज़ाम लोग देते थे कि ये
ज़ुबैर साहब को मरियम बीबी लाना चाहती हैं, तो एक तो आप अपनी काशिफ बासी साहब ने तो वाशकाफ अल्फाज में ये इल्ज़ाम लगाया, एक तो आप इस पे भी हमें बताइएगा। इल्ज़ाम नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कह दी। ये बिल्कुल काफ़ी एक तबके की ख्वाहिश है कि जो है ना ज़ुबैर साहब को बनाई जाए। तो एक तो ये बताइएगा, दूसरा एक आपके यहाँ गुड एंड बैड कॉप की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट और बहुत ज़्यादा नज़र आते थे कि वो उनके तरफ राग़िब हैं, जबकि मरियम बीबी से और कई हलकों से, परवेज़ रशीद साहब से और इवन नवाज शरीफ साहब से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि लगता था कि आप लोगों ने दो जूतों में अलग-अलग पैर रखे हुए हैं, दोनों चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये दोनों तजादात अब ख़त्म हो गए हैं, अब सिंगल हैंडेडली बस वन टारगेट दैट इज़ इमरान खान। एक तो मैं अपनी उससे वजाहत कर दूं, वो मैंने आपका ट्वीट भी देखा था आमिर, और काशिफ का वो स्टेटमेंट भी सुना था। तो मुझे नहीं पता था कि काशिफ ने इस नतीजे पर क्यों पहुंचा कि जी लाइन दे के सीवी दे के खड़े हुए हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि मैं पिछले 3-4 साल और उससे पहले भी जब हमारी हुकूमत थी तो काफ़ी क्लोज था अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ, और पीछे भी नहीं हटा था कभी पिछले 4 साल में। तो बहुत से लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि जब हुकूमत बनी और उसका हिस्सा मैं नहीं था। तो वो ये नहीं मैं कह रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ही मुझे बनना था, ये कुछ और नहीं बनना था, बल्कि मेरे घर वाले तो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो दुआएं करते हैं कि कभी ना बने, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां उसको पड़ती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सर अगर आपको ऑफर कीजिए, मैं सारी आपकी बात कर, मतलब उसके टेम्पटेशन का शिकार हुआ हूँ मैं, ऑफर कीजिए आपको कि आप हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालें, तो आपका क्या होगा जवाब इस इंटरिम सेटअप में? इसी में सर जो चल रही है मिफ्ता साहब की जगह, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप कि यहाँ पे मिफ्ता साहब और डार साहब की रोजाना लड़ाई हो रही है और इसी वजह से मुल्क में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ रही है, आपस में लड़ाई चल रही है। तो वो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, तो ज़रा ले आते ज़ुबैर साहब को ले आते हैं एक उसमें वो कहते हैं थर्ड पार्टी को ले आते हैं ताकि लड़ाई ख़त्म हो। तो आपको ऑफ़र की जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए मिफ्ता इस्माइल ने खुद पब्लिकली ये कहा है कि उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी में और डार साहब की इकोनॉमिक फिलॉसफी बहुत मुख्तलिफ है। तो वो जो जहाँ वो टेंशन आती है कि जी वो डार साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को महसूस होता है कि वो खुश नहीं है मिफ्ता की इकोनॉमिक पॉलिसी से, या मिफ्ता साहब को डिसएग्रीमेंट है डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी से, तो मेरा ख्याल है वो तो मिफ्ता साहब ने भी उसका इतराफ़ किया और डार साहब ने भी एक तरह से इतराफ़ किया। अभी परसों इंटरव्यू था डार साहब का, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो महंगाई और एक्सचेंज रेट को इस तरह से ना बढ़ने देता जिस तरह से पिछले 4-4.5। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है। सर आपकी राय क्या है? आप इकोनॉमी को समझते हैं, बड़ा आपका नाम है, इज्जत है बहुत सारी, आपका क्या ख्याल है कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ठीक कह रहे हैं? डार साहब ठीक कह रहे हैं या मिफ्ता साहब ठीक कह रहे हैं? सर व्हाट्स योर ओपिनियन सर? ये जो है ना इसका आंसर बहुत मुश्किल है और मैं देना भी नहीं चाहूंगा सर जी। ये तो आपने खुद कहा है कि दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। नहीं वो तो मैंने कहा राय होगी कि कौन सही कह रहे हैं। अब हर चीज में दरमियानी रास्ता तो ना निकाले ना, अपनी राय दे दें सर, राय दे दें। देखें एक बाय द वे ऑन अ सीरियस नोट, देखिए ना अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी देखें, एक कैपिटलिस्ट होती है, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक कम्प्लीटली स्टेट ओन्ड होता है हर चीज, और दूसरी होती है कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ वो करेगा। मेरा अगर आप ओपिनियन लेंगे तो मैं आई एम समवेयर इन द मिडल, और उसका मतलब ये है कि स्टेट को बर्डन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जहां लोगों की आवाम की मुश्किलात होती हैं वहां आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। इवन इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, अभी जब कोविड आया था, सोशलिस्ट कौन है और जो है कैपिटलिस्ट कौन है? तो आप खुद अंदाजा सोशलिस्ट मेरा ख्याल डार साहब है, मैं मुश्किल आसान करता हूं। सोशलिस्ट होने का इल्जाम दे रहे हैं। नहीं सोशलिस्ट नहीं, मैंने कहा दो इकोनॉमिक फिलॉसफीज होती हैं जिसमें तो इस वक्त आपकी हुकूमत की जो है क्या इकोनॉमिक फिलॉसफी है? ये सोशलिज्म पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे कर रहे हैं? जी मैं अगर मैं उसको बयान कर सकूं, देखें वो कोई मिफ्ता इस्माइल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, और वो भी हालात के हिसाब से होता है कि जो पीटीआई से जहां इनहेरिट किया था और पीटीआई की जहां गलती थी कि वहां स्टेट ने इतना बर्डन लेना शुरू कर दिया था थ्रू बाय वे ऑफ सब्सिडीज कि वो स्टेट कोलैप्स कर जाती ना। वो एक हद तक आप ले सकते ना, अगर मिसाल के तौर पर 2 रुपए पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होनी है और वो स्टेट चले बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन अगर 40-40 रुपए की आप सब्सिडी अपने ऊपर ले रहे हैं तो आपने वो कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस करनी है ना। क्या वो फाइनेंसिंग ज्यादा पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी आप होगी? कह रहे हैं कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की जरूरत थी, मगर क्लास साहब का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर आपको ये ऑफर हो तो आप इनकार करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे? जब मुझे ये नोशनल क्वेश्चन है, जब मुझे ऑफर हो तो उस वक्त मैं हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारे दोस्त हैं काशिफ, आपके भी दोस्त हैं, कि शायद काशिफ के जरिए आपने थोड़ी सी फ्लोट करवाई है तजवीज के चले नहीं, आप दोनों कैंप लड़ रहे हैं, लंदन वर्सेस इस्लामाबाद चल रहा है, तो भाई साहब हम भी पढ़े हैं, राहू में हमसे बात करें। मैंने तो बात भी नहीं की है काशिफ से इस टॉपिक पर उसके बाद, हालांकि वो दोस्त है। मैंने कि भाई आपने किस बेसिस पर अखज़ कर लिया, मैं मिला भी नहीं हूँ काशिफ से काफी महीनों उनके से। सोर्सेज हैं, काशिफ के बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, हम तो इसलिए बिलीव रखते हैं उनकी अब वो बात पे। सोर्सेज देखे ना आप, वो अगर आप कोई इजहार कर रहे हैं किसी चीज का, और हमारे लिए मैं हमेशा ये मैं आपको बता दूं बड़ा क्लियर है, मैं मिफ्ता को भी डिफेंड करता हूँ और मैं डार साहब को भी डिफेंड करता हूँ। वो जो 2013 ये तो आपकी चालाकी है ना, ये तो चालाकी है, ये तो सर बात तो नहीं है ना। एक तो पहले हमारा फर्ज बनता है पार्टी के हवाले से कि हम ये पार्टीबाजी नहीं कर सकते कि मैं इस पार्टी में हूँ या उस पार्टी में हूँ। एक वक्त के हालात से एक हर एक की अपनी थिंकिंग होती है कि मईशत को कैसे आगे लेके जाना है। सर हक और बातिल में एक चुना जाता है, ये दोनों को तो साथ साथ नहीं, हक और बातिल की तो जंग नहीं है। अब आप ये इमरान खान की तरह ना बनाएं। आपने कहा ये डिफरेंट फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं और ये बिल्कुल और स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, लेकिन उसमें आमिर मतीन साहब यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों देखें, जब असद को हटाया था 2019 अप्रैल में और हफीज शेख को लगाया था, दे वर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। असद वाज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द सोशलिस्ट साइड, वो जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। हफीज शेख आपको पता है पहले प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रह चुके थे। तो आप ये कह रहे थे जुबैर, आप ये कह रहे थे कि आपके घर में ये कहा जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर पड़े उसको बड़ी गालियां पड़ती हैं तो नहीं बनना चाहिए, तो असद के साथ घर में यही सलूक हुआ है? नहीं, मैं असद की फैमिली की नहीं बात कर रहा था, मैं अपनी फैमिली की बात अच्छा, मैं समझा एक ही फैमिली है शायद। नहीं, और दूसरी बात ये है, मैं लेट मी आल्सो से इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर जब असद हटा भी था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि यार एक हम तो एक उस बैकग्राउंड से हैं, ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, ना जमीन था, ना इतना पैसा, और वहां से राइज करके आप एक जगह जाएं और आप उस लेवल तक पहुंचे जहां आप फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री के बने, तो बहुत बड़ी बात होती है मेरा ख्याल है। अच्छा सर, जब ये थे यहाँ पे असद उमर साहब वजीर खजाना थे, तो आपसे कभी कंसल्ट करते थे अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज पे? कोई मशवरा मांगते हो बड़े भाई से? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये कभी नहीं हुआ? इट नेवर हैपेंड? नहीं, कभी भी नहीं। इसकी क्या रीजन थी? मतलब मैं आपको इस तरह का लफ्ज कहना नहीं चाह, वो आपको मतलब अगर पार्टी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, या वो समझते थे कि मैं खुद इतना ज्यादा समझदार हूँ कि मुझे बड़े भाई की एडवाइस की जरूरत नहीं, आई नो ऑल का ही वैसे ज्यादा होता है। नहीं तो ईद की सुइयां खाते वक्त सिर्फ मौसम की बात होती है? नहीं, बिल्कुल। एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमारे भाई माशाल्लाह 5 हैं और हम हर एक आपको पता है पॉलिटिकल इंसाइट वगैरह सब कुछ है, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो असद और मुझे कहा जाता है कि आपको सियासत नहीं आती, आप ना बात करें। अच्छा, दैट्स तो बाकी हाँ, वो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता सियासत का। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ आपके ड्राइंग रूम में जो फैमिली का घर है वहाँ लिखा हुआ है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही एक बन गया। वहाँ हम स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं, बॉलीवुड लॉलीवुड डिस्कस करते हैं, म्यूजिक डिस्कस करते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स, यूरोपियन पॉलिटिक्स, ऑयल पॉलिटिक्स। अच्छा, लास्ट सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन सर, यू हैव बीन वेरी काइंड, और बड़े आपने हालांकि सवाल शायद वो भी थे आपके मतलब रिलेटेड समथिंग फैमिली से रिलेटेड लोग अवॉइड करते हैं, यू आर वेरी काइंड कि आपने बड़ा ग्रेसली उनको लिया। लास्टली सर, ये जितनी पोलराइजेशन भाइयों में है या यहाँ डिफरेंसेस हैं जो बता रहे थे, ये आपके बच्चों में भी हैं, फैमिली के अंदर भी हैं? देखिए, थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है, बहुत ज्यादा कई दफा हो जाती है कि, और खास तौर पर जब कई मूवमेंट्स होते हैं, जैसे उनकी हुकूमत जब गई थी अप्रैल 9 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो कोई छोटा इवेंट तो नहीं था, एक हुकूमत का तख्ता हो गया है जिसमें जाहिर है मेरे बेटे के लिए चचा हैं और जो भी है, तो एक वो फैमिली सिंपैथी तो होती है, और उसकी वजह से टेंशन भी होती है,
वजह से ये भी कहना पड़ता है सबको, बच्चों को, कि भाई कोई ऐसी बात नहीं कर देना जिसकी वजह से टेंशन हो। या हमारी हुकूमत गई थी तो उस वक्त या बीच में ऐसे आपको पता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ बहुत कजन्स का रिलेशनशिप अच्छा है। 5 भाइयों के जो एक घर में बत्तियां चिरागा होता है और घर की बत्तियां बुझ जाती हैं। नहीं तो मैं तो यही कहता हूँ, बिलीव मी, कि इससे क्या हुआ कि हुकूमत चली गई तो शाम गरीबा क्यों करें? ये क्या मतलब, क्या हुकूमत में रहने से ही सारी खुशियां होती हैं? हुकूमत में अगर ना हो तो उससे क्या होता है? आपको जिंदगी में हर चीज मिली है, ऑनर भी मिला है, प्रेस्टीज भी मिली है, सब कुछ मिला है, तो अभी आपका नाम भी है, इज्जत भी है, तो ये सबसे ज्यादा। तो सर ये सबसे ज्यादा दिल पे कौन ले जाते हैं? आपकी हुकूमत गई थी, आप लोगों ने ली थी, या सद उमर साहब की गई उन्होंने दिल पे ले लिया, या बाकी भाइयों में से किसी ने? आप खुद हिसाब कर लेना, पीटीआई और पीएमएलएन का जब हमारी गई थी तो हमने तो इस तरह से नहीं कहा था कि जी कॉन्स्पिरेसी होगी है और हटा दिया गया है। जितना पावेला पीटीआई ने मचाया तो उसी तरह से हमारे घर में भी है असद मेरे दिल में। चलो बहुत शुक्रिया सर, वेरी काइंड सर, वेरी काइंड सर, थैंक यू। मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे कुछ सैलाब के हवाले से, जो सैलाब के बाद एक तो जो तबाही हुई सैलाब से और उसके बाद जो बीमारियां फैल चुकी हैं और अब जो नक्शा बन चुका है वो बहुत ज़्यादा हौलनाक है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरीबा मक्सी साहिबा, और इंट्रोडक्शन आप बेहतर कराएंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप बेहतर बता सकते हैं। जी अरीबा मक्सी, मैं इनकी काविशों को देख रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। झल मक्सी में, कंबर शदाद कोट में, खैरपुर में, कालात में, बलूचिस्तान और सिंध के काफ़ी एरियाज़ हैं। तो मैंने कहा इनसे एक तो ओवरऑल हालात पूछते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि बलूचिस्तान के बेताशा एरियाज़ हैं जो कि कट ऑफ हो गए हैं, रास्ता भी नहीं है। और मुझे ये पता है कि ये कोशिश कर रही होती हैं कि किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के अलावा नहीं है। दूसरा, वहाँ जो नए चैलेंजेस आ गए हैं कि पानी रिसीट कई इलाकों में सिंध के ख़ास तौर के नहीं कर रहा, बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उस पर हमें ज़रा ब्रीफ करें कि सूरत हाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम आमिर मतीन साहब, थैंक यू फॉर एडिंग मी टू द शो। जी, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा रैपिडली हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और फैल भी रहे हैं। मलेरिया के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन और डायरिया के। स्किन डिजीजेज अभी तक नहीं है, लेकिन हम जो अभी हमारी DMQ से अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले रिपोर्ट थी, तो स्किन डिजीजेज अभी तक नहीं है, लेकिन हमने सिंध में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये स्किन डिजीजेज आ रही हैं। तो उसके लिए दवाइयों का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हमारा राब्ता है और अब हमने लिंक भी इस्टेब्लिश कर लिया कि कराची फैसल एयरबेस से हम लोग लोकेशन, वहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है जिधर से हम रिलीफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे डायरेक्टली टू झल मक्सी बाय एयर। अच्छा मैम, ज़्यादातर देखा कि बलूचिस्तान में कोई पिछले 1.5-2 महीने से ये डिज़ास्टर आ रही थी और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो, शायद आपको शिकायत भी होगी, हमारे बलोच भाइयों को सबको होगी, कि शायद वो तवज्जो नहीं मिल सकी इसको बलूचिस्तान को। अब वहाँ पे आपको आके फील होता है कि रिहेबिलिटेशन का वर्क है या पहले होना चाहिए था? डिलेज हुई हैं बहुत सारी और लोगों ने सफ़र किया है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं, वहाँ पे अमवात हुई हैं। मैं तो जाम कमाल साहब का सुना उस दिन, उनका जो वज़ीर आला भी थे, वो शिकायत कर रहे थे कि कोई वज़ीर नहीं जा रहा, कोई बंदा नहीं जा रहा, फील्ड में लोग नज़र नहीं आ रहे। तो अब वहाँ पे आपको फील होता है कुछ वहाँ पे रिलीफ का वर्क आप जैसे लोग तो कर ही रहे हैं, हुकूमत भी नज़र आती है कहीं पर वहाँ? जी देखिए कलासना साहब, मिड जून से ये फ्लड्स आ रहे थे और ये फ्लड जोन है। यहाँ पे नॉर्मली फ्लडिंग होती है, तो यूजुअली हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि यहाँ पे फ्लड की तरफ से लोग भी प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि 3 दफा फ्लडिंग हुई है। एक दफा प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन तब तक लैंड रूट्स थे। लेकिन पिछले जो 10 दिन में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब क़यामत आ गई है झल मक्सी पे। इस वक्त पाकिस्तान से उसका कोई जमीनी राब्ता नहीं है। तो ये जो पानी आया है, इसका प्रेशर जिस तरह से ये आया है, 3 डिफरेंट डायरेक्शन से इकट्ठे हिट किया है,
लोगों की आहो और चीखों पुकार इतनी ज्यादा थी। और आई बिलीव कि बलूचिस्तान में बहुत, इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, बहुत दूर दूर और छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं। उनको फराहम करना नीड ड्यूरिंग फ्लड्स बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, वैक्यूएशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग अपने घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर जब बहुत ज्यादा आ जाता है, फंस जाते हैं, तो फिर यू नो दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और अभी तो हम बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चेन ऑफ कमांड फॉर्म कर लें। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो खुद डूब गई थी। गंदावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है झलमक्सी का, वो खुद डूब गया था, वो खुद रिलीफ कैंप्स में थे। लेकिन अब थोड़ा सा वहाँ पे बेहतर हुआ है रास्ता। हमने जमीनी राब्ता झलमक्सी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंदावा से बना लिया है। लेकिन अभी तक क्वेटा जो N65 सक्खर टू क्वेटा हाईवे है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, डेवस्टेटेड है। शदाद कोट जो नियरली सिंध का सिटी लिंक है वो कम्प्लीटली अंडर वाटर है। और हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं मशीन्स और एक्सकवेटर्स से कि किसी तरह जो कीर्तन रेंज है उसके साथ साथ से हम एक और रास्ता बनाएं। लेकिन आज 5वां दिन है, हम सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, बिकॉज काफी मुश्किल होता है पहाड़ियों के अंदर से रास्ता निकालना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी जहाँ तक जाम कमाल साहब का ताल्लुक है, आई एम श्योर उनका इलाका भी बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। मे बी उनके पास फिगर्स ज्यादा होंगे। ये तो जब ये आफत टलेगी तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि रिसर्च करके कि कितनी डेथ्स हुई हैं। ये अभी तो इट्स ऑल अ गेस्टिमेट। अच्छा अरीबा, क्विकली ये भी बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि मेडिसिन के हवाले से कि लिंक डेवलप कर लिया है और इस तरह से दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, तो बच्चों में वाटर बोर्न डिजीज़ का बहुत ज़्यादा वो उनके लिए मोहलिक होती हैं, जानलेवा होती हैं। कुछ इस किस्म के वहाँ पे इमदादी हेल्थ कैंप्स बनाने की कोई प्लान है या इसकी कोई कोशिश की जा रही है कि वॉलंटियर्स के साथ मिलकर कोई कैंप बनाया जाए और वहाँ पर उनको इमदाद मिल सके? देखिए, हमने गोट शंबानी में मेडिकल कैंप सेटअप कर लिया है। जो हमारी लोकल DMQ है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की, वो अभी फोन कर रही थी और वो भी ये कंप्लेन कर रही थी कि उनके पास सिर्फ 4 हेल्पर्स हैं और वो 4 लोगों से काम चला रही हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास बहुत ज्यादा। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस वक्त, और अभी जमीनी राब्ता भी नहीं है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे वो लोग कहीं और हैं, कोई क्वेटा में है, कोई कहीं और है। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है और ये तो हर वक्त होना चाहिए। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हैंड ओवर कर देती है, हैंड्स अप कर देती है जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो करना है वो करें, उनको हमने दे दिया है। तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ चेक एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस की बहुत कमी है as far as the government machinery is concerned। बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैं देख रहा था आप बैनुल अक़वामी मीडिया पे आप जो पाकिस्तान के लिए अपील कर रही हैं, बड़ा अच्छा केस पेश करती रही हैं, इसको जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरीबा मक्सी हमारे साथ मौजूद थी और राना अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी फ्लड के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब जी, हमने अकमल, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है आमिर साहब। बिल्कुल, हम अभी ये सिंध और बलूचिस्तान का फोकस कर रहे थे। आप जो हैं स्वात के अंदर भी बहुत तबाही आई है और मुझे पता है कि आप स्वात में बड़ा एक्टिव हैं। मुझे जो ख़ास तौर पे मुतासिर किया वहाँ पे तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। एक तो उसका वहाँ की सूरत हाल बताइएगा, प्लस वहाँ नज़र आएगी कि ऐसे मौक़ों पे ज़रूरत होती है कि हीरोइज़म की। और वहाँ ये बैरीन और कलाम के दरमियान सड़क बताया गया है कि वो बिल्कुल बह गई है और नज़र आया कि लोग अपनी मदद आपके तहत ये पुल बना रहे हैं, तो वो उस पर ज़रा रोशनी डालें। जी आमिर साहब, ये इस इलाके के लोगों का मिजाज रहा है कि मुश्किलात इन पे जब भी आती हैं तो ये लोग उसका मिल के मुकाबला करते हैं। पहले तालिबानाइजेशन की बात देखें आप, 2010 में फ्लड आया, उसमें भी इन लोगों ने खुद ही रोड बनाया था। हुकूमत तो अमली तौर पे वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अभी सूरत हाल ये है कि ये लड़का है वाजिद अली, ये इसने ना सिर्फ ये कि पहले दिन से वन ये शुरू सब दिखा रहे हैं कि ये वाजिद की तस्वीर भी आ रही है
और ये जो पुली इन्होंने बना के मेरे 500-700 लोगों को दरिया पार करवा के उनकी जान बचाई है, बिल्कुल इस पे तफसील भी बताएं। जी जी, तो ये वाजिद ने क्या किया कि डे 1 पे ही ये पुली के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना शुरू करवा दिया। ये सामान खुद लेके आया, क्योंकि ये एक्चुअली खुद इसकी वर्कशॉप है, ये पुल वगैरह बनाने का काम करता है। अगले दिन इसने कालाम का जो रास्ता है बहरीन के साथ, इसने अपने पास से सामान इकट्ठा करके वो पुल बना के दे दिया, जिसमें आप वीडियो भी एक देखने को आपका देख रहा था आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये उस पुल पे लोग आ रहे हैं, औरतें आ जा रही हैं, वो एक वॉकिंग ब्रिज बना दिया इसने। और मल्टीपल इसने जो क्रॉस करने के लिए डॉली के लिए जो है वो डॉली के जरिए से ये लोग क्रॉस करते हैं, वो बनाई बहरीन के करीब। दूसरी साइड पे कालाम में कल इन्होंने जिरगा किया था, 3 बड़े कबाइल हैं कालाम के, और आज 500 के करीब नौजवान निकले हैं और उन्होंने लायकोट तक रोड को क्लियर करना शुरू किया है और 4x4 का वो रास्ता बना रहे हैं। तो बात ये है कि जहां हम बहुत ज्यादा जो है देखते हैं कि मिजरी है, लोग तंग हुए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं, वहीं रेजिलियंस भी हमें नजर आ रही है। वहीं हमें लोगों का ये जज्बा भी देखने को मिल रहा है कि एक घर में अगर खाना नहीं है तो 4 घर वालों ने आधा किलो आटा करके वो उनके घर में पहुंचा दिया। तो ये स्वात के लोगों का ये खासा है। आज थोड़ा सा मिसहैप हुआ, मैं उसके हवाले से जो समाजी कारकुन के तौर पे जो वहां पे लोगों को फेस करना पड़ा कि बहरीन बाजार में कुछ लोगों ने इकट्ठे होके तंग किया हमारे जो डोनर्स लेके गए हुए हैं सामान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दरखास्त ये है कि जो ये हमारे पॉलिटिकल एलीट जो है या इवन लोकल लेवल के भी जो सियासतदान हैं, इस वक्त खुदा के वास्ते सियासत को छोड़ के उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें जो 35-35 किलोमीटर पैदल चल के बहरीन में आते हैं कि हमें कोई खाने को मिल जाए कि हम अपने बच्चों को जाके खिला सकें। ये वहाँ के जो नोटेबल्स हैं, जो खान हैं, जो मलक हैं, जो लोग वहाँ पे जाने जाते हैं अपने गाँव की सतह पे, देहात की सतह पे, वो लोग जो है अगर ये जिम्मेदारी ले लें कि प्रोटेक्ट करें उन लोगों को, बाकी जिसने डोनेट करना है वो जाहिर बात है वहां पहुंचा। ठीक है राना अकमल साहब, आपका मैसेज बिल्कुल पहुंच गया और बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल्स बताई। आपसे हम सैलाब के हवाले से और इस पुल के हवाले से जानना चाह रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।